हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम सीख रहे टैक्सेशन करवेरा। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान मिलकतनी आवक। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के जो दो लेटेस्ट एग्जाम में जो सम्स पूछे गए थे, आज उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले। जहां पर हम 2023 के दिसंबर मंथ में जो एग्जाम हुई थी, तो इस चैप्टर का जो सम्स पूछा गया था, आज उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। या इंग्लिश गुजराती दोनों में लिखा हुआ है और मैं दोनों में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस सम्स के बाद सेकंड सम्स भी आज के वीडियो में हम सीखेंगे, वो लेटेस्ट दिसंबर 2022 के अंदर इस चैप्टर का जो सम्स पूछा गया था, इसका भी सॉल्यूशन आज के वीडियो में ही देखेंगे। मतलब आज के वीडियो में हम दो सम्स सॉल्व करेंगे लेटेस्ट, जिससे क्या रहेगा, आज के वीडियो से आपको इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर जो न्यू रूल चेंज हुआ है वो भी आज के वीडियो से आपको क्लियर हो जाने वाला है। इसलिए आज के वीडियो तो प्लीज एंड तक जरूर दिखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और बोलना चाहूंगा, इससे पहले इस चैप्टर के 5 वीडियो अपलोड किए गए, जिसमें अभी लेटेस्ट 4th नंबर का वीडियो और 5th नंबर का जो वीडियो है वो इस रूल्स के चेंजेस के साथ ही बनाया गया। जो रूल 2020 में जो चेंज हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया, इसलिए वो कंप्लीट यूजफुल आपको रहेगा। और इससे पहले के प्रीवियस 3 वीडियो भी आपके लिए यूजफुल रहेंगे, क्योंकि जो चेंज हुआ है रूल्स वो माइनर सेल्फ के लिए ही चेंज हुआ है। इसलिए रिक्वेस्ट है, सारे वीडियो जरूर देखिएगा। आपकी जो एनईपी की जो न्यू बुक है उसके अंदर के सम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको सम्स बताना चाहूंगा जो हमने सॉल्व किए हुए, जैसे कि राहुल रॉय करके लिखा गया, ये सम्स हमने कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। इंग्लिश वाले भी देख समझ पा रहे होंगे, नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्वेश्चन नंबर नाम से आप पहचान पाएंगे। इसके अलावा जो हमने सम्स सॉल्व किए प्रीवियस रजनीकांत करके लिखा हुआ है, ये भी सम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाने वाला है। उसके बाद फर्स्ट वीडियो के अंदर ही इंपॉर्टेंट सम्स कवर किया था, वो था श्री कुमार करके, या 29 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो इस तरह से प्रीवियस सारे वीडियो जरूर दिखेगा। जो माइनर रूल्स चेंज हुआ सेल्फ को लेकर, वो आप जस्ट न्यू वाला अप्लाई करोगे, बाकी कंप्लीट सम्स आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो अभी स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आएगा, जिससे आप प्रीवियस सारे वीडियो देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम जो दो सम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए पहले से फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मेट के बेस पर ही हमको सम सॉल्व करना है और एक जैसा ही फॉर्मेट हमको लिखना रहता है हर एक सम्स के लिए। अब स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सम लेंगे। सबसे पहले 2023 में जो पूछा सम से उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कितने हाउस दिए वो पहचानना है, और वो हाउस का यूज किया है, वो किस काम के लिए किस हेतु से यूज किया जा रहा है, उसका वपराश किया है, वो हमको देखना रहेगा, जिससे हमको पता चल सके किस हाउस के लिए कितना कैलकुलेशन हमको करना रहेगा। तो यहाँ पर टोटल 4 हाउस दिए गए और हाउस का यूज बताया गया नीचे। जो फर्स्ट हाउस है वो लेट आउट फॉर रेसिडेंस लिखा गया। लेट आउट पे फोकस जरूर कीजिएगा। रहठण माटे भाड़े आपेल, किसी के लिए भी भाड़े आपेल दिया हो, लेट आउट हो, तो उसका हमको कैलकुलेशन करना रहेगा। मतलब सारे स्टेप फॉलो करने रहेंगे जो हम समझ में अभी देखने वाले। लेट आउट लिखा मतलब इसका अंदर हमको सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। सेकंड भी देखिए, जो हाउस है वो लेट आउट ही है, पर वो बिजनेस के लिए। पर लेट आउट है भले बिजनेस के लिए कि रहने के लिए, बराबर। धंधा माटे भाड़े आपेल, भाड़े आपेल मतलब इसके लिए सारे स्टेप हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो कॉलम ऐड कर दिया गया। उसका थर्ड जो है सेल्फ के दिया गया, स्व रहठन, अंगत रहठन, खुद के रहने के लिए, तो इसका भी हमको टेबल ऐड जरूर कर लेना। अब इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे, सारे स्टेप करने होते नहीं, वो सम सीखेंगे तब मैं आपको समझाना रहा, इसलिए इसका कॉलम जरूर ऐड कर देना है। अब नंबर 4th वाला जो है ये ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखा गया, इसका यूज क्या लिखा गया है, फॉर ओन बिजनेस, अंगत धंधा माटे। ये जो हाउस है खुद के धंधे के लिए यूज किया जा रहा है, खुद के बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने टेबल में कॉलम ऐड नहीं किया, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम समझ लेते हैं कि इसका कॉलम क्यों ऐड नहीं किया गया इस हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, मकान मिलकत की आवक के अंदर। तो ये जो हाउस रहता है जो हमारे पर्सनल बिजनेस के लिए यूज किया जाता है, वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होता ही नहीं है। जैसे हाउस नंबर जो भी 4th था, यूज फॉर पर्सनल बिजनेस, इज नॉट टैक्सेबल। बस ऐसा आपको लिख देना, नॉट करके दिखा देना सम्स के नीचे, इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अंगत धंधा माटेनो जो वपरातु मकान नंबर जो 4 है, इस सम्स में नंबर 4 है, बाकी जो दिया गया वो लिखिएगा। मकान मिलकतोनी आवकना शीर्षक हेठળ करपात्र गणानी, क्योंकि ये जो रहता है इस हेड में नहीं आता है, इस शीर्षक के अंदर टैक्सेबल नहीं होता है, बल्कि जो हमारा चैप्टर होता है टैक्सेशन में बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, धंधा और व्यवसाय, उसके अंदर ये टैक्सेबल होता है। इसलिए यहाँ पर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं, ठीक है, बस इतना आपको लिख देना रहेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जब भी ऐसा हो याद रखना, खुद के धंधे के लिए यूज हुआ, लेट आउट हो तो आपको कैलकुलेशन करना है। लेट आउट लिखा शब्द भले बिजनेस हो रेसिडेंट, आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करना रहेगा। बट खुद के ओन बिजनेस के लिए आप वो घर यूज कर रहे हो, ठीक है, खुद के धंधे के लिए, तो उसका आपको कैलकुलेशन इस चैप्टर के अंदर होने वाला नहीं है। आई होप ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ऑलरेडी सारे टेबल क्रिएट कर दिए, सारे फॉर्मेट लिख दिए। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप।
तो फर्स्ट स्टेप जो है, इसलिए प्रीवियस सारे वीडियो देखेंगे जिससे आपको स्टेप पहले से याद रहेंगे, जहां पर हमको 3 अमाउंट के थ्रू कैलकुलेशन करना रहता है जिससे हमारा फाइनल स्टेप 1 सॉल्व होता है। तो पहला रहता है म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल आकर्षणी मूल्य। तो इसकी अमाउंट हम चेक कर लेते हैं। तो बोलना चाहूंगा सबसे पहले हम इन 2 मकान का कंप्लीट सॉल्यूशन कर देते हैं। जो भाड़े आपको दिया गया ना, जो लेट आउट, पहले इसका कैलकुलेशन हम कंप्लीट कर देंगे। सेल्फ वाला मैं एंड में आपको समझाऊंगा क्योंकि इसको रूल्स बेस आपको समझाना है इसके लिए। तो यहाँ पर लेट आउट के अंदर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू देखिए, म्यूनिसिपल आकर्षणी मूल्य आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। तो 96,000 और 2 लाख दिया गया है। वीडियो एंड तक देखिए, 2 सम सॉल्व करें जिससे आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है ये चैप्टर, और कहीं पे स्किप मत कीजिएगा खास करके, ठीक है। जो न्यू रूल्स है वो भी समझाऊंगा। अब उसके बाद देखिए इसको कंपेयर करना है फेयर रेंट, क्या लिखा गया, व्याजबी भाड़ू। तो हमको समझ में दिया गया होगा जिसको हम बोलते हैं फेयर रेंट, व्याजबी भाड़ू, 1,50,000 और 1,60,000 दिया गया। कहीं पर मैं इस वीडियो में समझा रहा हो भी सकता हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में सारे कैलकुलेशन हमने किए हुए, इसलिए अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों अमाउंट लिखने के बाद इन दोनों में से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, हाइयर वैल्यू, વધુ रकम जो होगा वो हमको सिलेक्ट करना रहेगा। तो 96 और 1,50,000, तो दोनों में कंपेयर करके 1,50,000 क्या निकल रही, हाईएस्ट निकल रही। इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। 2 लाख और 1,60,000, तो दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, 2 लाख। भले किसी की भी हो सकती है, आपको जस्ट अमाउंट पे फोकस कर देना है। तो 2 लाख यहाँ पर आ गया। अब इस अमाउंट को किससे कंपेयर करना है, थर्ड नंबर जो रहेगा हमारे स्टैंडर्ड रेंट, प्रमाणित भाड़ू से हमको कंपेयर करना रहेगा। इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट भी ऐसा क्यों किया जाता है, बट वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, 2 सम सॉल्व करें, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको अमाउंट ही समझा रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड रेंट देखते हैं हमको कहाँ पर दिया गया, प्रमाणित भाड़ू, कई बार गुजराती में स्टैंडर्ड वर्ड भी यूज किया हो सकता है। 1,29,400 या 2,20,000 दिया गया। तो अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पर, जो स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है हमारा प्रमाणित भाड़ू। अब इसको कंपेयर करना है, जो हमारा यहाँ पर हायर वैल्यू है ना, વધુ रकम, इन दोनों की अमाउंट को कंपेयर करना है। और इन दोनों में से कौन सी अमाउंट लिखनी है, जो लोअर वैल्यू है, जो ओछी रकम, इन दोनों में से जो कम है वो आपको लिखना है। तो 1,50,000 और 1,29,000, तो यहाँ पर 1,29,400 हमारे लिए छोटी होगी। यहाँ पर 2 लाख और 2,20,000, तो यहाँ पर छोटी अमाउंट होगी हमारी 2 लाख। तो स्टेप 1 नंबर 1 का फाइनल आंसर हमारा ये होगा, जहाँ पर 3 अमाउंट के थ्रू हमारा फर्स्ट स्टेप सॉल्व होता है। क्लियर हुआ होगा। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा गया एनुअल रिसीवेबल रेंट, जिसको शॉर्टकट में ARR भी यूज करते हैं। मड़वा पात्र वार्षिक भाड़ू, मतलब ये जो मकान है जो हम भाड़े पे देते हैं, तो 12 महीने का एक्चुअल में भाड़ा कितना मिल सकता है वो तो सम्स में दिया गया होता है। कई बार मंथली दिया होता है, कई बार एनुअल दिया गया हो सकता है। मंथली दिया तो इंटू में 12 कर देना रहेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो एनुअल करके लिखा हुआ है, मतलब वार्षिक ही बताएगा। कई बार ये वर्ड ना लिखा हो बट एक्चुअल रेंट रिसीवेबल लिखा हो तो भी आपको उसको वार्षिक ही समझ लेना। अगर ब्रैकेट में मंथली वर्ड यूज ना किया गया तो उसको एनुअल ही समझ लेना है, ठीक है। खरेखर मॉडल वार्षिक भाड़ू या 90,000 है या 2,16,000 दिया गया। तो यहाँ पर आएगा 90,000 और यहाँ पर आएगा 2,16,000, जिसमें से हमको एक ही अमाउंट माइनस करनी है। अगर दी गई हो तो माइनस करना, नहीं है तो नहीं करना है। वो होता है अनरिलाइज रेंट, वसूल न थैल भाड़ू। ये किस तरह का भाड़ा होता है, मतलब वो मकान में रहा था लेकिन उसका भाड़ा हम वसूल नहीं कर पाए, वो भाड़ा हमको मिला नहीं, वो होता है अनरिलाइज, वसूल न थैल भाड़ू। दिया हो सम्स में तो माइनस करना है, नहीं दिया तो नहीं करना है। पॉइंट नंबर 9 में हमको दिया गया अनरिलाइज रेंट, वसूल न थई सके तेवू भाड़ू। जो फर्स्ट मकान के लिए दिया गया, सेकंड के लिए डैश दिया गया, तो फर्स्ट मकान के लिए हमको माइनस करना रहेगा, सेकंड के लिए हमको डैश कर देना रहेगा। तो माइनस करना ये भूलना नहीं है, कई बार क्या प्लस हो जाता है। तो माइनस करके जो अमाउंट बचा 82,500 आएगा फर्स्ट का। सेकंड के लिए कोई माइनस करने के लिए अमाउंट नहीं है, तो 70 से वही की वही अमाउंट हमको लिख देनी है। ये हमारा सेकंड स्टेप का आंसर हो गया। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। बहुत बेसिक तरह का फॉर्मेट याद करने की देर है, बाकी वो सम्स में होता नहीं। और पिछले सारे वीडियो में जितने भी डिफिकल्ट टाइप के सम्स अलग अलग थे वो सब सॉल्व किए, उसके रिक्वेस्ट है सारे वीडियो देखिए। भले आप NUP फर्स्ट फ्रेशर स्टूडेंट है लेकिन बिल्कुल चैप्टर से जुड़े हुए ही हमारे सम्स है। स्टेप नंबर 3 में क्या है, स्टेप 1 और 2 की वैल्यू आपको लिख देनी, स्टेप 1 और स्टेप 2 की। इसलिए पुराना जो स्टेप है वो राइट आंसर होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेप की अमाउंट हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दी, जो फाइनल हमने यहाँ पे कॉलम में लिखी है, ठीक है, वो लिखना है। और सेकंड स्टेप की जो आंसर हमने निकाला है वो हम लिख देते हैं, और यहाँ पर 2,16,000। अब इन दोनों को कंपेयर करके कौन सी वैल्यू लिखनी है, हाइयर, વધુ। बस ये आपको याद करना कहाँ पर हाइयर है, कहाँ पर लोअर है, कहाँ पर हाइयर है। तो इन दोनों में से हाइयर वैल्यू 1,29,400, यहाँ पर दोनों में से हाइयर होगा 2,16,000। क्लियर, ये थर्ड स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप में क्या करना रहता है, सिंपल सा है। जो स्टेप 3 का जो पहले आंसर मिला है वो लिख दीजिए। देख लो सब अमाउंट आगे कैरी फॉरवर्ड ही हो रही है, इसलिए सारे स्टेप राइट होना जरूरी है फर्स्ट पॉइंट से ही। तो यहाँ पर स्टेप 3 की जो वैल्यू आई थी हमने लिख दी। और इसमें से जो माइनस क्या करना है समझिएगा, वैकेंसी रेंट बोला गया है, ठीक है, खाली समयनु भाड़ू। कई बार गुजरात में वैकेंसी समयनु भाड़ू भी यूज़ किया हो सकता है। इसका मतलब जितने महीने वो मकान खाली रहा है
बराबर। ये रेंट कौन सा है, वो रहा है लेकिन भाड़ा हमको मिला नहीं। और ये रेंट कौन सा है, जिस समय मकान में रहा ही नहीं था, कोई मकान खाली था, उतने समय का भाड़ा यहाँ माइनस करना रहेगा, जो हमको मिला नहीं एक्चुअल में। दिया गया हो तो लिखने का, नहीं दिया तो हमको डैश कर देना है। तो यहाँ पर दिया गया, देखिए वैकेंसी पीरियड लिखा गया। कई बार अमाउंट दी गई होती है, कई बार मंथ बताए गए होते हैं। तो मंथ बताया तो हमको फाइंड आउट करना रहेगा। फर्स्ट मकान के लिए बोला गया 2 मंथ बोला गया, ठीक है, बेमास। तो कैसे निकालना है, तो सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखें स्टेप 2 पे आपको चला जाना है। जैसे मैंने आपको समझाया था, ये कौन सा रेंट है, जो एनुअल वार्षिक हमको मिल सकता है वो वाला रेंट है, वार्षिक मड़वा पात्र भाड़ो। इससे क्या रहेगा, 1 मंथ का हमको मिल जाता है, क्योंकि 12 महीने का, ठीक है। तो 12 महीने का 90,000 रेंट हमको मिलना चाहिए। तो 90,000 में आप डिवाइड कर लीजिए 12, जिससे 1 मंथ का रेंट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा 12 से डिवाइड कीजिएगा, तो यहाँ पर आएगा 7,500 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे 12 महीने दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर समझाना चाहूँगा, क्योंकि पूरा है ना, इसका कंस्ट्रक्शन 2016 में हो चुका था, ठीक है, प्रीवियस ईयर में नहीं हुआ था। समझाना चाहूँगा कहीं पर अलग से, प्रीवियस ईयर हमारा 2022 से 23 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बांधकाम रेडी हो चुका था, तो हमने 12 महीने भाड़े पे दिया होगा, इसलिए 12 महीने का ही भाड़ा ये होता है। कई बार एक आध डिफिकल्ट हम समझाया है कि प्रीवियस ईयर में उसका बांधकाम कंप्लीट हुआ था, तो अब 12 महीने का नहीं, कई बार 8 महीने 9 महीने का भी भाड़ा आता है। तो वो समझने के लिए यहाँ पर कभी डिवाइड में 8 भी आ सकता है, कभी 9 भी आ सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 12 से डिवाइड कर दिया हमने। अब यहाँ पर 1 मंथ का नहीं, कितने मंथ का है, 2 मंथ का, 2 महीने का भाड़ा हमको नहीं मिला, तो 1 है ये, इंटू में 2 कर लीजिए, 2 महीने का भाड़ा आ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा 15,000 का भाड़ा, जो हमको इस समय मकान खाली था, जो हमको मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं पाएगा क्योंकि मकान खाली था। सेकंड में तो दिया गया नहीं है, तो फर्स्ट में दिया, तो फर्स्ट में ही हमको माइनस कर देना रहेगा। तो 1,14,400 मिलेगा, और सेकंड का वही अमाउंट हमको उतार देना रहेगा। ये जो हमारा आंसर आया है स्टेप 4 सॉल्व करने के बाद, 4 स्टेप सॉल्व करने पर जो हमको वैल्यू मिलती है वो होती है ग्रोस एनुअल वैल्यू, ग्रोस वार्षिक मूल्य, जिसको GAV बोलते हैं। यहाँ पर भी कई बार शॉर्ट सम आते हैं 7 मार्क के, तो इतना ही कभी पूछा भी जाता है। तो ये आना बहुत जरूरी, आई होप भी आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, दोनों सम समझेंगे तो कंप्लीट चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद ग्रोस एनुअल वैल्यू के बाद हमको जो कैलकुलेशन करना है, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टूडेंट्स को इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसके आगे के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। तो पहले ग्रोस एनुअल जो आई थी वो मैं कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पेज कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर यहाँ पर ही आपका फर्स्ट पेज अगर कंप्लीट होता है तो सेकंड पेज पे इसको कैरी फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी में से हमको माइनस करनी रहती है अमाउंट इसके लिए, ठीक है। 1,14,400 है फर्स्ट मकान की, और सेकंड मकान की हमारी है 2,16,000, ठीक है। ये हमारा आ गया GAV। अब इसके बाद का क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, हमको करना क्या रहता है। तो माइनस करना रहता है टैक्स, माइनस करना रहता है म्यूनिसिपल टैक्स, ठीक है, म्यूनिसिपल वेरो। लेकिन याद रखिएगा किसके द्वारा पेड किया होना चाहिए, ऑनर, मालिक ने जो पेड किया वही हमको माइनस करना रहता है। वो भी याद रखिएगा पेड वाला चाहिए, ठीक है, अनपेड नहीं चलेगा, चुकवेल मालिक के वेरो, ठीक है। ठीक है, चुकवाना बाकी वो आपको माइनस करना होता नहीं, जो अगर उसने चुका दिया तो ही आपको माइनस करना है। तो नंबर 6 में बताया गया जो म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, देखिए पेड शब्द यूज किया और ऑनर, ठीक है, मालिक के चुकवेल, बाकी वाला हो तो वो माइनस नहीं करना है। यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया, तो कैसे निकालना अमाउंट, तो देखिए जो है ना ये म्यूनिसिपल टैक्स है ना, म्यूनिसिपल वैल्यू पर ही गिना जाता है। तो हमको मकान की म्यूनिसिपल वैल्यू बताई गई होती है, जो हम स्टेप 1 में गिनते हैं। स्टेप 1 में सबसे पहले हम जो लिखते हैं वही वैल्यू यहाँ पर होती है, देख रहे होंगे स्टेप 1 में जो हमारा 96,000 है और यहाँ पर 2 लाख, ये म्यूनिसिपल वैल्यू, इसी पर म्यूनिसिपल टैक्स गिना जाता है। तो परसेंटेज में दिया हो तो डायरेक्ट उसी का हमको निकाल देना है। तो यहाँ से अगर बताओ तो भी 96,000 है, उसका 15% करेंगे तो हमारा उसका म्यूनिसिपल टैक्स 15% के हिसाब से फर्स्ट मकान का आएगा 14,400 आ जाएगा। उसी तरह सेकंड मकान के लिए अगर देख रहे हो तो 18% दिया गया, तो उसकी म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, 2 लाख दिया गया, तो 2 लाख का 18% हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 36,000। ये हमारा आ गया म्यूनिसिपल टैक्स। आई होप क्लियर हुआ, परसेंटेज में दिया इसलिए निकाला। कई बार डायरेक्ट अमाउंट हमको दे के रखी हो, जस्ट फोकस क्या करना है, वो पेड बाय ऑनर होना चाहिए। ऑनर का लेना है, भाड़ुआत का, टेनेंट का लेना होता नहीं है। क्या करना है, माइनस करना है, भूलना नहीं हमको, माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो 1 लाख का अमाउंट आएगा, यहाँ पर 1,80,000 आएगा। ये अमाउंट जो मिला टैक्स माइनस करने के बाद ये होता है नेट एनुअल वैल्यू, NAV, चोखू वार्षिक मूल्य। यहाँ तक अगर आपको आ गया तो 90% सम्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, हमको जो स्पेशल डिडक्शन मिलते हैं, ठीक है, वो हमको माइनस करना है, जिससे क्या होगा, टैक्स की अमाउंट कम हो जाती है। ये स्पेशल डिडक्शन वो होते हैं जिसमें 3 अमाउंट ही माइनस करने, इससे ज़्यादा आपको माइनस करना होता नहीं है। सबसे पहले होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कंपलसरी होता ही है। प्रमाणित कपात, जो कितना परसेंट है, 30% ये फिक्स है, ठीक है। टैक्स रूल के अकॉर्डिंग 30% होता है, इससे आपको हर सम्स में बदलना नहीं है। 30% टैक्स रूल के अकॉर्डिंग हमेशा इतना डिडक्शन हमको मिल जाएगा। इससे क्या होता है, इतना टैक्स हमको कम भरना पड़ता है।
ये तीनों रकम माइनस करनी होती है इसलिए। तो 1 लाख का निकालिएगा, ठीक है। जो हमारा एनएवी है उसके ऊपर हमको गिनना रहता है। तो 1 लाख का 30% करेंगे, यहाँ पर 30,000 आएगा। यहाँ पे 1,80,000 का 30% करेंगे तो 54,000 आएगा। अब ये दो अमाउंट कौन सी माइनस करने को ध्यान से समझिएगा, दोनों ब्याज इंटरेस्ट ही, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग है। पहला जो रहता है करंट ईयर इंटरेस्ट, चालू वर्ष मतलब जिस वर्ष का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो हमारा यहाँ पर 2022 से 23, क्योंकि जो असेसमेंट ईयर दिया आकरणी में जो सम्स में दिया है 23 से 24 है। सम्स में सबसे पहले ये देखना चाहिए 23 से 24 हमारा असेसमेंट ईयर। तो पाछला वर्ष जो होगा इसके पहले का 23 से 24 है, तो 22 से 23, तो इसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई लोन लिया हो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद मकान में कुछ भी करने के लिए, चाहे रिपेयरिंग करने के लिए कि नया कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उस लोन का जो ब्याज आता है वो हमको माइनस करना रहता है, ठीक है। तो वो ब्याज हमको यहाँ लिखना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सम्स में हमको क्या दिया गया, तो डायरेक्ट लिखा गया है पॉइंट नंबर 9 में, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो लोन का इंटरेस्ट भरना आ रहा है वो कोई भी पर्पस हो सकता है, ठीक है। पाछला वर्ष लोन नु ब्याज जो कितना दिया गया 14,500, सेकंड का दिया गया 22,500। तो लोन का ब्याज जो चुकवा का बाकी होगा तो भी हमको माइनस कर देना रहेगा, ठीक है। ये करंट ईयर में माइनस हो जाएगा। जो थर्ड टॉपिक है कैपिटलाइज इंटरेस्ट मूढ़ीकृत ब्याज, वहां पर आपको रूल्स याद रखना है। ये हम 5 साल तक इसका ब्याज चुकाते, इंटरेस्ट चुकाते। ये होता क्या है, तो क्या होता है जो मकान रहता है उसके बांधकाम के लिए जो हमने लोन ली गई होती है, बांधकाम के समय जो लोन ली गई होती है, याद रखिए बांधकाम समय दरमियान लोन नु ब्याज, मतलब ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन के टाइम जो लोन ली उसकी ब्याज हमको माइनस कर, लेकिन वो ब्याज 5 साल तक ही हमको कपात के रूप में, डिडक्शन के रूप में मिलता है। तो 5 साल तक ही माइनस कर सकते हैं, उसके आगे हमको माइनस करना होता नहीं है। तो यहाँ पर आपको डेट दी गई होती है, वो डेट्स आपको जरूर चेक कर लेंगे। और साथ में प्रीवियस ईयर, हमारा जो प्रीवियस ईयर 2022 से लेकर 23 है, राइट। अब ये कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ फर्स्ट मकान का 2016 से, तो 5 साल जैसे मैंने बोला है, तो 16 के बाद समझिए 17, 18, 19 और 20, तो ये हो गए 5 साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये 5 साल तक उसका जो ब्याज रहेगा कंस्ट्रक्शन के समय की लोन का, वो हमको कपात के रूप में माइनस मिलता है, लेकिन उसके बाद मिलेगा नहीं। तो हमारा ये 2022 से 23 का हम सॉल्व करें तो इस समय इसका कपात मिलेगा नहीं, मतलब 5 साल तक उसका ब्याज माइनस करने का, उसके बाद माइनस करना है। तो 5 साल से ज्यादा हो गया इसलिए हमको यहाँ पर माइनस करना नहीं है, यहाँ पर डैश आ जाएगा, मतलब ये हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप क्लियर हो। 5 साल 1/5 इसलिए लिखा गया। सेकंड के लिए भी चेक करते हैं, सेकंड मकान का जो कंस्ट्रक्शन है वो 20 में आपको कंप्लीट हुआ है, तो 21, 22, 23 और 24, ये 5 साल तक उसका ब्याज हम लोग माइनस कर पाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। हमारा कौन सा है 22 से लेकर 23, तो हमारे प्रीवियस ईयर करंट ईयर में आ रहा है, तो इस समय इसका ब्याज माइनस किया जाएगा। इन 5 सालों के लिए उसका ब्याज माइनस हो। आई होप क्लियर हो रहा होगा। 5 साल आपको देखना कैसे रहेगा। ब्याज कितना दिया देखिए, टोटल इंटरेस्ट दिया गया है, टोटल ही होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पीरियड का अगर दिया गया हो बांधकाम समय का, तो उसमें हमेशा 5 से डिवाइड करके ही लिखिएगा। तो 2,40,000 है, उसमें डिवाइड कितना करना है आपको, 5 डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी अमाउंट आएगी 48,000, जो इस साल के लिए क्या होगी, माइनस हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी, जितना हमको फायदा हो जाएगा। अभी भी आपको क्लियर हुआ यहाँ पे क्यों नहीं माइनस किया और यहाँ पे क्यों माइनस कर रहे हैं। 5 साल का वो गैप देखना रहेगा। हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 5 साल में आ रहा है तो माइनस कीजिए, अगर ये उसके बाद है, ज़्यादा हो चुका है तो आपको करना नहीं है। अब ये जो तीनों अमाउंट आई है उसको प्लस करके आप माइनस कीजिए नेट एनुअल वैल्यू में। यहाँ पे एक एक करके भी माइनस कर सकते हो, ठीक है। तीनों अमाउंट क्या करनी है, माइनस करनी है। तो 1 लाख में से 30,000 और 14,500 माइनस करेंगे तो इसका फाइनल जो अमाउंट आया 55,500 आएगा, ये जो टैक्सेबल बनेगा, जो कर पात्र बनेगा। सेकंड हाउस के लिए 180 में से तीनों अमाउंट हम माइनस करेंगे, तो इसके लिए भी देख रहे हो 55,500 है। ऐसा नहीं कि दोनों का सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे बाय चांस आ रहा है। आई होप ये आपको इतना कैलकुलेशन चारों स्टेप और साथ में ये समझ में आया होगा। अब हम लोग लास्ट जो हमारा मकान रह गया था सेल्फ वाला, उसका रूल समझ लेते हैं। तो सेल्फ हाउस के लिए आपको एक ही नियम याद रखना है, एक ही रूल्स आपको याद रखना है कि सेल्फ के जो रहते हैं हाईएस्ट 2 मकान, ठीक है, 2 मकान के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइज, खुद के रहने के लिए, अंगत रहठान या स्व रहठान के लिए आपको 2 मकान का कैलकुलेशन आपको एनएवी से ही स्टार्ट कर देना है। चौखू वार्षिक मूल्य से आपको स्टार्ट करना है, इसके पहले के कोई भी स्टेप आपको करने होते नहीं है। और यहाँ पर एनएवी की वैल्यू 0 मान का आपको स्टार्ट करना है। 2 मकान तक आप ऐसा कर सकते हो। और हमें सम्स के अंदर जहाँ तक 2 हाईएस्ट दिए गए हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा अगर सेल्फ दिए तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए सिंपल से अगर बताओ तो 2 से अगर हाईएस्ट 3rd नंबर का दिया गया होगा सेल्फ हाउस, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओनली स्टेप 1 कैलकुलेट करना है। स्टेप 1 आप कैलकुलेट करोगे और इसकी जो अमाउंट हमें मिलेगी वो अमाउंट डायरेक्ट कहाँ चले जाना है, स्टेप 2 आपको सॉल्व नहीं करना है, स्टेप 3 हमें सॉल्व नहीं करना है, स्टेप 4 भी सॉल्व नहीं करना है। डायरेक्ट उसकी अमाउंट हमको GAV, ग्रोस एनुअल वैल्यू
जो होती है वार्षिक मूल्य, यहाँ पर आपको कॉपी कर देना है। इसके बाद सारे स्टेप हमको फॉलो करने रहेंगे। ये थर्ड मकान के लिए, 2 मकान के लिए तो आपको एनएवी से स्टार्ट करना है और 0 से स्टार्ट करना है। थर्ड मकान भी दिया गया और सेल्फ के 3 दिए गए, तो तीसरे वाले के लिए कोई भी ले सकते हो, तीनों में से किसी के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो। स्टेप 1 आपको सॉल्व करना है, वो डायरेक्ट वैल्यू बन जाती है, जीएवी की वैल्यू बन जाती है, और वहाँ से आप सारे स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने यहाँ पर किए हुए, ये सारे स्टेप करेंगे थर्ड वाले सेल्फ के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास तो एक ही सेल्फ है, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग के कोई भी स्टेप हमको चारों चार करने होंगे नहीं, तो आप डैश कर देंगे। जीएवी हमारा फोर्थ स्टेप है, ये भी हमको डैश कर देना है। डायरेक्ट स्टार्ट कहाँ से करना रहेगा, सम्स हमारा एनएवी से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो एनएवी में कितनी वैल्यू रखने को बोली, 0 वैल्यू रखने के लिए बोली है। इसका जो 3 डिडक्शन है वही हमको सॉल्व करना रहेगा 2 सेल्फ तक लिए। आई होप ये रूल आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन है, प्रमाणित के बाद जो 30% होता है, जो एनएवी पे ही गिनते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 तो यहाँ पर 0 आएगा, मतलब डैश कर लीजिए, तो ये हमेशा आएगा ही नहीं जब भी 0 वैल्यू होगी। और थर्ड टॉपिक और सेकंड और थर्ड टॉपिक को समझते हैं। तो करंट ईयर का इंटरेस्ट जरूर देखिएगा, चालू वर्ष का ब्याज यहाँ पर जरूर नोटिस कीजिएगा। तो बताया गया प्रीवियस ईयर का जो ब्याज पाछला वर्ष को जो हम अब चुकाएंगे 31,500, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। और सेकंड हमको देखना मूढ़ीकृत कैपिटल, जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो लोन ली थी उसके समय, उसके 5 साल के अंदर आता है, तो हमको ये यहाँ पर माइनस करना रहेगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखिए 2022 में हमारा कंप्लीट हुआ है, तो 100% यहाँ पर आएगा, क्योंकि हमारा 2022 से लेकर 23 तो हमारा प्रीवियस ईयर के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर माइनस होगा। तो 5 साल का निकालना नहीं है, याद रखें डिवाइड में 5 करना है आपको। जो टोटल इंटरेस्ट दिया गया 1,20,000, उसमें डिवाइड कितना करेंगे हम, 5 करेंगे। तो यहाँ पर इस साल का चालू वर्ष का आ जाएगा 24,000, जो इस साल हम इंटरेस्ट के रूप में माइनस करेंगे। आई भी आपको क्लियर हुआ होगा, दोनों अमाउंट, दोनों क्या करना है, माइनस करना है। अब 0 में से जब माइनस करेंगे तो माइनस का अमाउंट आएगा, ठीक है। हमेशा रखें 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा। और यहाँ पर भी देख रहे होंगे माइनस का 55,500 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर ये सम्स हुआ हमारा कंप्लीट। लास्ट में टोटल कर देना रहेगा, टोटल बताना है कि उसका कितना टैक्सेबल इनकम रहेगा, कर पात्र आवक जिस पर टैक्स गिना जाएगा। जो प्लस के उनको प्लस कीजिए, जो माइनस का आया, जो खोट आया है वो माइनस कर लीजिए। देख रहे 2 अमाउंट प्लस किए और माइनस किए, तो टोटल हमारा 55,500 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस की उसमें से 1 माइनस करोगे तो यही अमाउंट हमारी आएगी। ये हमारा फाइनल आंसर होता है। तो इस तरह से ये सम्स हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट लगता है तो मुझे जरूर, वीडियो अगर देख रहे हो यूट्यूब पर तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और बोलना चाहूँगा वीजी स्टूडेंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है, कोर्स में भी जरूर ज्वाइन होएगा, जिससे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी कम से कम टाइम में बहुत अच्छे से होने वाली और आपके मार्क भी इंक्रीज होंगे, इसलिए कोर्स में भी जरूर ज्वाइन होएगा। आई होप आपको 2023 का सम्स कंप्लीट समझ में आया होगा। हम सेकंड सम्स भी सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने वीडियो में कहा हुआ है। दिसंबर 2022 का सम्स देख रहे होंगे, बिल्कुल सेम इट इज 2023 जैसा ही पूछा गया, वही के वही बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई, कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट पहले से लिखा हुआ है, फॉर्मेट बेस्ड सम्स बहुत ही इजीली कंप्लीट सॉल्व हो जाता है, इसलिए फॉर्मेट पहले जरूर तैयार कीजिएगा। तो सम्स के अंदर सबसे पहले चेक कर लेते हैं कितने हाउस दिए गए और उन हाउस का यूजेस किया। तो यहाँ पर टोटल हमें 3 हाउस दिए गए। फर्स्ट जो हाउस है वो लेट आउट फॉर रेसिडेंस, रहठर माटे भाड़े आपेल। आपको फोकस लेट आउट भाड़े आपेल पे कर लेना है, किसी भी पर्पज से दिया भाड़े आपेल लेट आउट, मतलब आपको सारे स्टेप फॉलो करने रहेंगे, एंड तक हमको टैक्सेबल का कैलकुलेशन करना रहेगा। सेकंड हाउस भी देखिए लेट आउट दिया गया, भाड़े आपेल दिया, किसके लिए, बिजनेस के लिए, धंधा के, लेकिन लेट आउट है मतलब इसके लिए भी सारे हमको स्टेप करने रहेंगे, तो हमको कॉलम ऐड कर देना रहेगा। और थर्ड और फाइनल जो दिया गया वो सेल्फ स्व रहठान के अंगत के लिए दिया गया। अब यहाँ पर एक ही हाउस है, तो आपने रूल्स अभी समझा होगा, एक ही हाउस है, ठीक है। वैसे मैक्सिमम दो हाउस दिए गए, तो दोनों के लिए कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करना है, एनएवी से स्टार्ट करना रहता है। जो उसकी वैल्यू 0 मानेंगे उसके बाद हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर तीनों का हम सॉल्यूशन साथ में ही कर लेंगे, ठीक है। जब एनएवी आएगा तो हम क्या करेंगे, तीनों का सॉल्यूशन साथ में करते हुए जाएंगे। इसी तरह आप भी एग्जाम में कर सकते हो, नहीं पाता है तो पहले लेट आउट का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लीजिए, उसके बाद सेल्फ का लास्ट में कर सकते हो, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सारे स्टेप लिखे हुए। पहला हमारा स्टेप 1 के अंदर 3 वैल्यू को कंपेयर करना रहता है। तो म्यूनसिपल वैल्यू पहले देख लेते हैं कितनी वैल्यू दी गई है। तो म्यूनसिपल वैल्यू आप देख रहे होगे यहाँ पर हमें सबसे पहले ऊपर ही दिए, कई बार आगे पीछे हो सकती है। 48,000, सेकंड का 1,20,000। थर्ड सेल्फ का आपको कहाँ से स्टार्ट करना आप लोग को पता ही हो चल चुका होगा, तो तभी आप लिखिएगा, भूल से तीसरे वाले का भी सोल्यूशन स्टार्ट मत कर दीजिए। कॉलम ऐड किया मतलब ऐसा नहीं कि तीनों सॉल्व आप कर दो। यहाँ पर अब उसका ब्याज भी भाड़ू देख लेते हैं। फेयर रेंट कितना है, 72,000 है, और यहाँ पर इसका है 1,44,000 है। दोनों में से कौन सी वैल्यू लिखनी है, जो हायर वैल्यू होती है वधु रकम, तो दोनों में से हायर कितनी है 72,000, और यहाँ पर 1,44,000। थोड़ा बहुत स्टूडेंट में समझा रहा हूँ क्योंकि आपने प्रीवियस सम देखा तो इसलिए आपको पता चल रहा होगा। थर्ड टॉपिक है स्टैंडर्ड रेट, प्रमाणित भाड़ू 60,000 और 1,60,000, 60,000 और 1,60,000। यहाँ पर कंपेयर क्या करना है दोनों के अमाउंट के साथ, जो लोअर है ना, जो ओछी रकम है वो हमको लिखना है।
तो दोनों वैल्यू में से छोटी रकम होगी 60,000 और यहाँ पर होगी 1,44,000। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप का आंसर हो चुका। क्लियर हुआ होगा? थोड़ा बहुत मैं स्पीड में बोल रहा हूँ कि बेसिक आपको पता है इसके लिए। अब सेकेंड स्टेप में क्या लिखना है हमको, जो एनुअल रिसीवेबल रेंट होता है, वार्षिक भाड़ू, ठीक है। तो यहाँ पर सम्स में अगर देख रहे हो तो हमको बेसिक जैसा डायरेक्ट हमको देख के रखा हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको दिया गया है रेंट रिसीवेबल लिखा गया, मड़वा पत्र भाड़ू। अब यहाँ एनुअल शब्द यूज नहीं किया गया, वार्षिक। तो मैंने आपको प्रीवियस सम्स में बताया था, कई बार एनुअल शब्द यूज ना किया हो तो उसको वार्षिक ही समझना है। अगर उसको वार्षिक नहीं बताना तो इन ब्रैकेट मंथली जरूर लिखेगा। मंथली ना लिखा हो, मासिक ना लिखा तो उसको वार्षिक ही समझ के हमको ले लेना रहेगा। तो यहाँ पर वार्षिक समझेंगे 54,000 और 1,68,000, ठीक है। डायरेक्ट कई बार मड़वा पत्र करके लिखा गया हो, शब्द पे ज़्यादा फोकस करना। अगर एनुअल लिखा है, ठीक है, तो एनुअल होगा ही। एनुअल नहीं लिखा है, मंथली लिखा तो मंथली होगा, मंथली ना लिखा तो एनुअल ही समझना रहेगा, ठीक है। अब इसमें से माइनस जो करते हैं वो अनरिलाइज रहता है, वसूल न थैलू भाड़ू। मतलब उस समय वो मकान में रहा होगा लेकिन उसे भाड़ा उस समय का दिया नहीं। नंबर 11 में हमको फर्स्ट मकान के लिए दिया गया है। ये सम्स में दिया गया हो तो ही माइनस करना, नहीं दिया तो आपको डैश कर देना रहेगा। जैसे कि फर्स्ट में दिया है, सेकंड में नहीं दिया, ठीक है। क्या करना है, ये माइनस करना है। तो 49,500 आएगा सेकंड स्टेप का आंसर। इसके लिए आएगा 1,68,000 आएगा। क्लियर हुआ सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में दोनों स्टेप की अमाउंट हमको कंपेयर करनी रहती है। फर्स्ट का आया 60,000, सेकंड का आया 49,500। सेकंड हाउस का भी सेम इट इज फर्स्ट स्टेप का आंसर, ये सेकंड स्टेप का आंसर। दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है और हायर वैल्यू हमको लिखना है। वधु रकम दोनों में से हायर कितनी है, 60,000 है या 1,68,000 है। थर्ड स्टेप तो बहुत नॉर्मल ईजी है। क्लियर हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले थर्ड स्टेप को जो आंसर आया वो लिख लीजिए। थर्ड का जो आंसर आया वो हमको कैरी फॉरवर्ड लिख लेना है, जिसमें से माइनस करना वैकेंसी समय का जो रेंट होगा, खाली समय में भाड़ू, वो माइनस करना है। मतलब जितने समय भाड़े पे मकान नहीं गया हो वो हमको माइनस करना रहता है। तो सम्स में हमको दिया गया तो लिखिए, नहीं दिया तो नहीं लिखना है। वैकेंसी, खाली समय में भाड़ू। कई बार अमाउंट दी गई होती, कई बार मंथ है। मंथ है तो हम फाइंड आउट अमाउंट कर देंगे। 1 मंथ बोला गया फर्स्ट मकान के लिए, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट कहाँ जाना है, स्टेप 2 में चले जाना है। ये जो रेंट होता है वो एनुअल होता है, एनुअल ही लिखा होता है हमने। तो 54,000 जो दिया गया है उसको डिवाइड किससे करेंगे, हम 12 से करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए तो इसलिए फर्स्ट के लिए ही लिखना है। तो 12 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का जो हमको रेंट यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा 45,000, जो क्या होगा हमारे लिए 45 आएगा, 4500 आएगा, ठीक है। 1000 नहीं आएगा, 4500। तो ये हमारा खाली समय का 1 मंथ का भाड़ा आ गया। सेकंड के लिए ऐसा इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। क्या करना रहेगा, माइनस करना रहेगा। 55,500 आएगा। सेकंड का तो वही की वही अमाउंट हम लिख देंगे 1,68,000। चारों स्टेप सॉल्व करना है। जो अमाउंट आती है उसको नाम देते हैं ग्रोस एनुअल वैल्यू, मतलब शॉर्टकट में GAV, ग्रोस वार्षिक मूल्य। आई होप ये चारों स्टेप आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा बहुत स्पीड में मैंने समझाया, हो सकते हैं फर्स्ट वीडियो देखा इसके लिए। आप सेल्फ के लिए क्या कर देंगे, चारों स्टेप में हम क्या कर देंगे, डैश कर देंगे, क्योंकि GAV तक हमको कैलकुलेशन करना होता नहीं है, 2 सेल्फ तक ऐसा होता है। आते हैं आगे के जो हमको कैलकुलेशन करने हैं GAV के बाद। पहले 2 ही मकान का ध्यान में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो अमाउंट आई थी वो मैं यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ। 55,500 आई थी फर्स्ट की। सेकंड की यहाँ पे जो आई थी 1,68,000 आई थी, ठीक है। यहाँ पे डैश कर सकते हो आप। अब यहाँ पर क्या माइनस करना है, म्यूनसिपल टैक्स माइनस करना है, लेकिन ऑनर के द्वारा पेड किया गया। पेड पे भी ज़्यादा फोकस देना और ऑनर वाला भी होना चाहिए, मालिक द्वारा चुकवेल। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों 2 दिए, देख रहे हो, म्यूनसिपल टैक्स या ऑनर के द्वारा या टेनेंट के द्वारा, दोनों पेड अप है, ठीक है। तो आपको कौन सा लेना, ऑनर वाला ही हमको माइनस करना रहता है। जो मकान मालिक होता है वही म्यूनसिपल टैक्स माइनस करता है। तो 3,000 और 6,000 यहाँ पर आएगा 3,000 फर्स्ट का, सेकंड का आएगा 6,000। क्या करना है, माइनस करना है। तो 52,500 या 1,62,000 आ जाएगा। अभी भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब थर्ड वाले का भी सॉल्यूशन साथ में कर लेते हैं। हमको पता है कि NAV से स्टार्ट होता है, जो वैल्यू क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब तीनों डिडक्शन जो हमको सॉल्व करनी है साथ में तीनों मकान की कर देते हैं। ना आता तो इसका आप लास्ट में भी कर सकते हो। तो फर्स्ट आपको पता ही है, सबसे पहले क्या आता है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है प्रमाणित कर पर जो कितना % होता है, 30% होता है, जो फिक्स होता है एज अ टैक्स रूल। तो जो NAV आया उसका ही 30% हमको निकालना रहेगा। तो उसका 30% करेंगे 15,750, इसका 30% करेंगे 48,600 और यहाँ पर डैश ही आएगा, क्योंकि 0 का कितना भी परसेंट कीजिए 0 आएगा, तो डैश कर देना रहेगा। इन दोनों अमाउंट को हम समझते हैं। ये कौन सा है, जो हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है, जिसको हम करंट ईयर बोलेंगे क्योंकि हम इसी साल का सॉल्यूशन करते हैं। तो सम्स में देखिए असेसमेंट ईयर दिया 22 से 23,
तो हमारा प्रीवियस ईयर आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, 21 से लेकर 22 इस साल के लिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। कई बार क्या तारीख भी दी गई होती है समझ में, इसलिए मैं आपको क्लैरिफाई करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमको दिया गया है नंबर 9 और 8 दोनों इंटरेस्ट के रिलेटेड, लेकिन ये वाला हमारा करंट ईयर में जो आएगा ब्याज उसकी अमाउंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है लोन का वो पाछला वर्षનું मकानનું लोन तो फर्स्ट और सेकंड का दिया गया है, तो दोनों की अमाउंट सेम इट हमको लिख देनी, उसमें कोई आपको माइनस प्लस करना होता नहीं है, ना डिवाइड करना होता है। थर्ड टॉपिक समझिएगा, जो हमारा कंस्ट्रक्शन के टाइम का जो लोन ली है उसका जो ब्याज दिया गया है, ठीक है, वो आपको क्या करना है, उसका सबसे पहले क्या फोकस करना है, आपको जो डेट दी गई कंस्ट्रक्शन से कब कंप्लीट हुआ है उस पर जरूर फोकस कीजिए। और हमारा कौन सा ईयर है, किस ईयर के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, 21 से 22 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उस पर फोकस कीजिएगा। 5 साल तक इसका ब्याज कपात के रूप में होता है, तो 90 से आएगा 20, 21, 22 और 23 आएगा, ठीक है। 5 साल हो गए। इसमें अगर हमारा प्रीवियस ईयर आता है तो यहाँ पर हमको गिनना रहेगा, लेकिन इसके बाहर आ गया 5 साल से ज़्यादा हो गया तो उसका इंटरेस्ट हमको लिखना नहीं है, बस इतना सा लॉजिक समझना है। तो हमारा 21 है तो यहाँ पर माइनस होगा। वहीं पर सेकंड वाला का समझते 20 से 21, 22, 23 और 24, तो यहाँ पर भी हमारा प्रीवियस ईयर इसमें भी 5 साल में आ रहा है, तो मतलब इन दोनों के लिए गिना जाएगा। तो देखिए टोटल जो दिया है उसमें डिवाइड कितना करना है, 5 करना है, क्योंकि 5 साल तक ही उसका इंटरेस्ट कपात के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर दिया गया है टोटल अमाउंट दिया गया था, देख रहे हो 20,000 डिवाइड में 5 करेंगे तो यहाँ पर आएगा इस साल का 6,000 का ब्याज। सेकंड हाउस का दिया गया 40,000 डिवाइड में 5 करेंगे तो इस साल का इंटरेस्ट आ जाएगा 12,000। इस तरह से आई होप दोनों 5 साल का आपको कैसे निकाला समझ में आया होगा। थर्ड का भी हम कैलकुलेशन कर लेते, दोनों ब्याज को देख लेते। तो देखा था हमने, तो यहाँ पर थर्ड हाउस के लिए तो प्रीवियस ईयर करंट ईयर में जो ब्याज चुकाना था वो तो दिया नहीं गया था, तो डैश कर देंगे। कैपिटलाइज के लिए देखते तो इसका ईयर चेक कीजिए, ये 2008 में कंप्लीट हुआ था, तो 8 के बाद तो 5 साल गिन रहे तो 100% आएगा नहीं, फिर भी समझाने के लिए 9 समझिए, 10 समझिए, 11 और 12। तो यहाँ पर हमारा 2021 से 22 तो आ नहीं रहा है, तो इस साल के लिए कोई भी ब्याज हमारा कपात के रूप में माइनस होगा नहीं, ठीक है। मतलब 5 साल से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर ब्याज माइनस करना नहीं है। क्लियर हुआ होगा। तीनों अमाउंट क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो जो एनएवी है उसमें से तीनों अमाउंट हम माइनस करेंगे तो फर्स्ट हाउस के लिए जो आएगा ये जो रहेगा ये टैक्सेबल हमारा माना जाएगा। तो सेकंड हाउस के लिए 93,400, या थर्ड के लिए देखिए पहला तो हमारा आएगा नहीं क्योंकि नील जीरो होने की वजह से, सेकंड में दिया नहीं गया था, और थर्ड पॉसिबल हुआ नहीं क्योंकि 5 साल से ज़्यादा हो चुका था। तो यहाँ पर जीरो लिख दीजिए, या फिर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो नील लिख सकते हो। अब इसको टोटल कर लेना है, तो यहाँ पर दोनों दो प्लस में, माइनस में तो हमारा आया नहीं, तो दोनों अमाउंट को प्लस कर देंगे तो जाके हमारा जो टोटल आ जाएगा 1,20,150 हमारा इसका टैक्सेबल आ जाएगा। जो भी पर्सन है उसका जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका जो टैक्सेबल रहेगा इतने अमाउंट पे टैक्स गिना जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत सेकंड सेशन मैंने स्पीड में समझाया होगा, कि फर्स्ट सेशन आपने अच्छे से समझा होगा और प्रीवियस वीडियो आपने देखे ही होंगे, तो इजीली आप इजीली कर पाएंगे क्योंकि इतना नॉर्मल सम्स दिया गया है। प्रीवियस जितने वीडियो अपलोड हुए वो जरूर दिखे, क्योंकि हर एक सम्स के अंदर हर एक वीडियो में नए नए टाइप के सम्स मैंने आपको समझाए हुए हैं। आई होप आज के वीडियो से आपको चैप्टर और क्लियर हुआ होगा। यूट्यूब पर देख रहे हो, कोई और सम्स भी चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और जैसे मैंने आपको कहा VG स्टूडेंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आपका कोर्स में ज्वाइन होंगे तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जो भी चेंजेस होता है सिलेबस में या टाइम टेबल या और कोई न्यूज़ आती है तो सबसे पहले वहाँ पर अपडेट की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।